Hello students, due to coronavirus we are all facing very much hardship in our life. आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही होंगी. आई नो आप अपने करियर के एक अहम मोड़ पर हैं, इसलिए आपके करियर को एक सही शुरुआत मिले, एक अच्छी शुरुआत मिले. वी आर ब्रिंगिंग यू फ्री ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस एट योर डोर स्टेप टिल द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. Face to face offline classes will begin at our academy after the lockdown period ends. हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ लेक्चर. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज़ लेक्चर मैं आपको एक दो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. पहला तो जो हम बुक रेफ़र करने वाले हैं अकाउंटेंसी के लिए, वो हम बुक रेफ़र करने वाले हैं DK गोयल सर की. ठीक है, और दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है, अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है सर? दोनों के अंदर वही डिफरेंस है जिस तरीके से आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर का नॉलेज होना वेरी एसेंशियल है, जिस तरीके से आपको मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए थ्योरम पता होना बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जो भी गाइडलाइंस हैं वो पता होनी चाहिए, जो क्या क्या हमें फॉलो करना होता है अकाउंट्स बनाने के लिए, ये सब हमें पता होना चाहिए. उसके लिए ही हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम डिस्कस करके चलेंगे, हम सारा डिस्कस करके चलेंगे आपके लिए कि किस तरीके से अकाउंट्स को बनाया जाता है. बेसिक इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से बेसिक अकाउंट्स बनाए जाते हैं टिल द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी हम डिस्कस करेंगे आगे आगे जैसे जैसे आएगा. तो अभी हम शुरू करते हैं हम अपना बेसिक चैप्टर से. चैप्टर 1 जो है हमारा बुक के अंदर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, तो बिफोर कि हम इसका मीनिंग समझें कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है, हमारे को समझना ज़रूरी है कि हमारे को अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्यों होती है. ठीक है सर, एक जो बेसिक बिजनेसमैन आदमी होता है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि उसने डेली का कितना प्रॉफिट कमाया. ठीक है, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ लेके आया, मैंने 150 रुपये की बेच दी, तो यानी कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया. अब ये मेरे को कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा कि मैंने 100 रुपये की चीज़ लाया था और मैंने 150 का उसे बेचा. ठीक है, तो इसी के लिए पर्पज़ के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करके चलूँ कि मैंने किससे कितना पैसा लेना है, लेट्स से मैंने 100 रुपये का सामान लिया था राम से, 50 रुपये का सामान लिया था श्याम से, 30 रुपये का सामान लिया था मोहन से. मैंने टोटल कितना पैसा लिया हुआ है? टोटल मैंने कितना 180 रुपये का सामान लिया हुआ है, 180 रुपीज़ का सामान लिया हुआ है. ठीक है, और मेरे को ये पैसा देना किस किस को है? राम को, मोहन को, सोहन को. ठीक है, तो इसी तरीके से अब मेरे को ये चीज़ पता कैसे लगेगी? अब ये तो सिर्फ 3 हुए, अगर मेरे ऐसे 300 होंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? 300 होंगे तो सर इसके लिए तो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. अकाउंट्स बनाएंगे जभी हमें पता लगेगा कि हमें किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है. मेरे को कस्टमर से भी पैसा लेना होता है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बेसिकली अकाउंट्स बनाए जाते हैं. तो हम डिस्कस करके चलते हैं पहले कि नीड ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए होती है, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आगे जो भी चैप्टर में आएगा हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करके चलेंगे. ठीक है, नीड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें इतना समझ आ गया होगा कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम जान सकें कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने कितना पैसा गंवाया, हमने किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि सर मैंने बिज़नेस में कितना पैसा लगाया. लेट्स से मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, तो मैंने 1 लाख रुपया लगाया. अब उसके अंदर 1 लाख रुपए में से मैं कंप्यूटर ले आया, मैं अपना टेबल चेयर ले आया, जिसमें मेरे 50,000 रुपये खर्च हो गए. बाकी 50,000 रुपये मेरे पास अकाउंट में पड़े हैं. तो सर मैंने टोटल बिज़नेस में कितना पैसा लगाया? टोटल मैंने बिज़नेस में पैसा लगाया सिर्फ 50,000 रुपये? नहीं, मैंने टोटल बिज़नेस में पैसा लगाया 1 लाख रुपये, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने बिज़नेस के लिए. हालांकि मैंने अभी यूटिलाइज़ नहीं किया है, बट मैं उसे आगे करूँगा. टोटल बिज़नेस में कितना पैसा लगा? 1 लाख रुपये. अब इस 1 लाख रुपये को क्या कहा जाता है? कैपिटल. कैपिटल जो वो टर्म है जो कि यूज़ की जाती है आपके पैसे के लिए जो आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है अपनी जेब से. ठीक है, अपने किसी बिज़नेस में कोई भी पैसा लगाते हो तो उसे कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है.
और ये हमारी कुछ एक बेसिक टर्म्स हो गई। तो अब हम थोड़ा सा बुक से बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का है, कोई नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्यों है। उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम बुक में किस तरीके से आता है नीड ऑफ अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें नीड ऑफ अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर, देखो हर साल ऐसा नहीं है कि एक ही बार मेरे को जानना है कि सर मेरे को एक ही मेरे को ऐसा, चाहे मेरे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जानना हो एक साल के अंदर, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने आज कितना प्रॉफिट कमाया कितना गवाया, तो मुझे आज भी अगर मैं प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ तो ही मैं जान पाऊँगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया कितना गवाया। अगर मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं कभी ये चीज़ नहीं जान पाऊँगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली हमारा ईयर एंड के अंदर देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। कैलेंडर ईयर कब से कब तक शुरू होता है? कैलेंडर ईयर शुरू होता है यानी कि जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर हमारा कैलेंडर ईयर होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें बिजनेसमैन बुक्स बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका अप्रैल टू मार्च। आपकी हमेशा साइकिल जो है अप्रैल से लेके मार्च तक की चलेगी फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो अभी जब भी हम यहाँ पे ईयर एंड की बात करेंगे दैट मीन्स ईयर एंडिंग मार्च, ठीक है। अप्रैल में जो शुरू हुआ मार्च में जो ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर हमारा इस तरीके से चलता है। सो एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव अर्न, हाउ मच दे हैव लॉस्ट, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड, ठीक है। हाउ मच दे आर लायबल टू पे अदर्स, यानी कि उनको किसको कितना पैसा देना है। हाउ मच द अदर्स आर लायबल टू पे टू देम, यानी कि उन दूसरों ने उनको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो in order to ascertain such information it is essential to keep a systematic record। systematic का भी मतलब समझेंगे एक सिस्टम से, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अपना डायरी के अंदर नोट कर लिया डेली टू डेली तो वो आपके अकाउंट्स बन गए, जी नहीं। प्रॉपर एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब समझ लीजिए इससे पहले आप, ओबियसली आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आएगा कि डेफिनेशंस क्या होती हैं कुछ एक टर्म्स की। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि मेरे बिजनेस से परटेन करती है। अगर मैं घर का राशन पानी लेके आ रहा हूँ तो वो मेरी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, उसको कभी भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, समझो इस चीज़ को, ठीक है। जो भी मेरी बिजनेस से परटेनिंग ट्रांजेक्शन होगी, जो मैं सामान लेके आ रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, गुड्स लेके आ रहा हूँ, मशीनरी लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज मेरी कोई और बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। सो बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, हर एक बिजनेस डीलिंग यानी कि हर एक आदमी से जो भी आप डेली बेसिस के ऊपर डील कर रहे हो उसको कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो फिर आप डेली जान सकते हो कि आपने किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, आपने कितना आपने एक दिन में कितना सेल किया, आपने एक महीने में कितना सेल किया, आपने एक साल में कितना सेल किया, आपने खर्चा कितना किया, एक साल के अंदर आपने कितना खर्चा किया। और सेल से आपका इनकम होगा, आप नॉर्मली कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उससे आपका इनकम होता है, ठीक है। उसमें से आप अपना खर्चा हटा देंगे तो बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा आपका प्रॉफिट, यानी कि आपने कितना कमाया। मैंने पूरे साल में 1 लाख रुपए की सेल करी और मैंने 50,000 रुपये का खर्चा कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये मेरा क्या हुआ? 50,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, ठीक है। इसके अलावा फर्दर मोर ही कैन असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। सर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है सर आपके पास एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड या फिर एट द एंड ऑफ ईयर, अगर मैं बात करूँ सिंपल टर्म्स में, कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं। यानी कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, कि मैंने 1 लाख रुपए अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया, उसमें से मैं मशीनरी ले आया 30,000 रुपये की, 20,000 रुपये का मैं सामान ले आया जो कि मेरा बिका नहीं, अभी मेरे पास पड़ा है, ठीक है। 50,000 रुपये मेरा बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं मेरी? ये सब चीज़ें हैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिपेक्ट कर रही है कि मेरे पास 1 लाख रुपये मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर पड़ा है जो कि मैंने बिजनेस में लगाया था, ठीक है। 30,000 रुपये मेरा 30,000 रुपये का मैंने 30,000 रुपये का मेरा प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है और इसके अलावा 20,000 रुपये का मेरा गुड्स पड़ा है। तो ये सब क्या है? मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी? जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा प्रॉपर, ठीक है।
Furthermore, he can ascertain the financial position of business as to how much capital it has at the end of year, how much capital stands invested in various assets. 30,000 रुपये का गुड्स, 30,000 रुपये की मशीनरी, 20,000 रुपये का गुड्स और 50,000 रुपये मेरा बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है. तो हाउ मच अमाउंट इज ही लायबल टू पे एंड टू होम. ठीक है. इसके अलावा सर एक और मेजर रीज़न है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने का, वो ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जब आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करो आप उसमें से थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को भी दो, ताकि गवर्नमेंट अपना कार्य कर सके. सारी सड़कें बनाने का सारा सब कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट अपने टैक्स के थ्रू पूरा करती है. और वो टैक्स किसके ऊपर लगता है? वो टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर. तो इसलिए गवर्नमेंट को जो टैक्स देना होता है इनकम के ऊपर, तो आपको निकालना ज़रूरी है कि आपने इनकम कितना कमाया, और इनकम निकालने के लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. अब ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आज की डेट में आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, जीएसटी की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है. प्लस एक और मेजर रीज़न है जो कि अकाउंट्स बनाने का, वो है बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं दे आर एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज प्रूफ वेन एवर नीडेड. यानी कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हो तो आप इनको एज अ एविडेंस आप इनको लेके जा सकते हैं कोर्ट के अंदर. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 100 रुपये लेने थे, उसने मेरे से सामान लिया था और उसने मेरे को बोला कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा. ठीक है. अब बाद में करते करते उसने मेरे को कभी पैसे दिए ही नहीं. ठीक है. तो मैंने क्या किया सर, मैंने उसको कोर्ट केस कर दिया. मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, यानी कि अगर मैं सिर्फ डायरी पे नहीं लिखता, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किए हैं, तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट केस करूँगा. कोर्ट कहेगा कि सर आप प्रूफ करो कि आपने इससे पैसे लेने हैं. तो मैं उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाऊंगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि सर ये देखो मेरे पास इसकी ये रही ट्रांजैक्शन, ये रहा इसका बिल, इसने मेरे को इतना पैसा देना है, और ये रहे मेरे अकाउंट, इसने मेरे को अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है आइदर इन कैश और इन बैंक. ठीक है. तो फिर दैट इन वे में आप कह सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है. ठीक है. ये तो हो गया अपना बेसिक नीड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने बात करी. उसके बाद हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ठीक है. तो शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से. तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझना ज़रूरी है अब इससे पहले कि हम अपना आगे चैप्टर कंटिन्यू करके चलें. हम लोग डेफिनेशंस गिवन है, इसके अंदर 3 डेफिनेशंस गिवन है. हम प्रेफरेबल आपको एक ही डेफिनेशन याद करनी है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए. तो हम जो डेफिनेशन कर पढ़ने वाले हैं अभी, वो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की. यानी कि ये वाली डेफिनेशन जो है हम इसके अंदर पढ़ के चलेंगे. सो इसको डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये किया जाएगा. सो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ठीक है. अभी डेफिनेशन पढ़ के तो सर हमें कुछ भी समझ नहीं आया, 1% भी समझ नहीं आया कि सर आप कहना क्या चाहते हैं. कोई बात नहीं, हम इसे ब्रेक करेंगे. ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स को डिफ़ाइन करती है. तो हम एक एक को ब्रेक करके चलते हैं, एक एक चीज़ को ब्रेक करके बिल्कुल बड़े आराम से समझ के चलेंगे. ठीक है. हमने सबसे पहले शुरू करते हैं हम इससे. सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट. ठीक है. सबसे पहले आर्ट की बात अगर हम बात करके चलें तो आर्ट मीन्स अटेनिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. आर्ट की अगर मैं बात करके चलूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके जो डेफिनेशंस हैं वो दोनों सेम है, हम तो दोनों को हम पैरेलल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा होगा, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो आर्ट और साइंस किस तरीके से, साइंस किस तरीके से सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरीके से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरम पता होना चाहिए, ऐसे ही आपको इसके अंदर अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग की गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए. सो इट्स अ साइंस. आर्ट किस तरीके से है, आर्ट मीन्स समथिंग, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग अ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव. प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें पहले से पता होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, इसलिए हम उस चीज़ को करते हैं. तो अकाउंटिंग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? अल्टीमेटली हम जानने के लिए कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है. तो हमें एंड रिज़ल्ट हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या चाहिए,
तो जब आपको एक प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई कार्य करते हैं, सो दैट्स एन आर्ट। तो इन दिस फॉर्म अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो हमारा डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर होता है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करके चलें तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, इसको आप पूरी डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर क्या होता है हम उसको डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल करेक्टर इन द सेंस मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो कि पैसे के टर्म्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती है हम सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोरोना वायरस की वजह से हमारा बिजनेस बंद पड़ा है तो क्या हम इस लॉस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में, मनी की टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते कि हमारे को कितना लॉस हो रहा है, हमारे को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके इम्पैक्ट को कभी भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हमारा खर्चा हो रहा है, जो टर्म्स ऑफ पैसा लगा हमारा बिजनेस के अंदर, हमारा जो इनकम आ रहा है पैसे की फॉर्म के अंदर, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलेंगे, हम बाकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा बिजनेस है, उसमें मेरा एक मैनेजर है। उस मैनेजर की वजह से मुझे हर साल कम से कम भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है क्योंकि उसके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे थे, ठीक है। अब उसके किसी कारणवश मेरा बिज़नेस छोड़ के जाना पड़ा, मैंने एक नया बंदा हायर किया। अब उस मैनेजर की वजह से मुझे वो प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो क्या जो 2.5 लाख का प्रॉफिट बीच में रह गया, क्या मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा अपने बिजनेस के अंदर? जी नहीं, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। एक मैनेजर का चले जाना बिजनेस छोड़ के, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजंस हैं, जिस तरह स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ हो गई, ठीक है, स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय कॉम्पिटिटर हो गया, या फिर आप अभी के लिए मोस्ट एप्ट रीज़न ले सकते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो बिज़नेस बंद पड़े हैं उसकी वजह से डेली सबको लॉस हो रहा है, क्या उस लॉस की अकाउंटिंग होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद एक और टर्म आई थी इसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है सर? इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये होता है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, सिंपल सा, ठीक है। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। उसके अंदर मैं लेके आया मशीनरी, 2 कंप्यूटर लेके आया, पाँच में चेयर लेके आया, एक एसी लेके आया, ठीक है। और मैंने अपना बिज़नेस जो है, ऑफिस जो है वो सेटअप कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो मैंने सारा सेटअप किया, क्या मैं इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करूँगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, 5 चेयर हैं, ठीक है, और एक एसी है? जी नहीं। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मनी किस तरीके से कहूँगा वो देखना। 2 कंप्यूटर मैं लेके आया, पर कंप्यूटर मेरी कॉस्टिंग आई 15,000 रुपीज़ की, तो 2 कंप्यूटर मेरे को कितने के पड़े? 30,000 रुपीज़, ठीक है। 5 चेयर लेके आया, 5 चेयर लेके आया तो सर पर चेयर मेरे को 5,000 रुपीज़ की थी, 5,000 की पर चेयर हो गई, 5 चेयर हैं, टोटल 25,000 रुपीज़। तो 30,000 प्लस 25,000 कितने हो गए? 55,000 रुपीज़ मेरे ये लग गए। एक मैं एसी लेके आया, एक एसी मेरे को कितने का पड़ा? 45,000 रुपीज़ का एसी था सर वो। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। तो इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? जब उसको मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। हम कभी भी क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। जो भी मनी की टर्म्स में मेज़र हो सकता है, हम सिर्फ क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी जो कि मनी की टर्म्स में मेज़र की जा सकती हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाता, ठीक है। सो इसको बुक से गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ये हमने देख लिया, एक बार हम सारा समझ लें, उसके बाद हम बुक से गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टर्म था क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा अगला स्टेप था क्लासीफाइंग। क्लासीफाई किस तरीके से करना ज़रूरी है सर? सर देखो, सिंपल सी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं,
हर चीज़ को हम क्लासीफाई करके चलते हैं ज़िंदगी में ताकि हमारे को ईजी रहे। हम अपना अकाउंट्स की जो बुक है हम उसे अकाउंट्स की नोटबुक में हम एक नोटबुक मेंटेन करते हैं। हम जैसे हमारा सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हमने क्या किया, क्योंकि हमने सेपरेट सेपरेट हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस भी है, तो क्या हम तीनों की एक ही बुक बनाते हैं? जी नहीं, हम तीनों की अलग अलग बुक बनाते हैं। तीनों की अलग अलग नोटबुक होती है और अलग अलग नोटबुक्स में ही तीनों को रिकॉर्ड करके चलते हैं। क्लासीफाई करते हैं हम अपने काम को अकाउंट्स की नोटबुक के अंदर, ठीक है, बिजनेस को बिजनेस की नोटबुक के अंदर एंड इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की नोटबुक के अंदर, ताकि हमें कल को अगर हमें कुछ भी पढ़ना है, तो अगर हमें अकाउंट्स पढ़ना है तो हम सिर्फ अकाउंट्स की नोटबुक खोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस ये होता है, समझो इस बात को कि क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद आप उसको समराइज़ करते हो। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे को पैसे लेने हैं, मेरे को लेने हैं, राम से पैसे लेने हैं, श्याम से पैसे लेने हैं, मोहन से पैसे लेने हैं, सोहन से पैसे लेने हैं, टोटल ऐसे कर करके मेरे को किसी से 10 रुपये लेने हैं, किसी से 100 रुपये लेने हैं, किसी से 1000 रुपये लेने हैं, किसी से 500 रुपये लेने हैं, ऐसे करके टोटल मेरे को 50 बंदों से पैसे लेने हैं। तो क्या मैं एक एक को लिखूंगा कि मेरे को किस किस से पैसे कितने पैसे लेने हैं? जब मैं अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा तो अगर मैं एक एक को देखूंगा तो फिर तो सर मेरे तो फाइनल अकाउंट्स की जगह हमेशा तो मेरी तो बुक ही बनेगी एक, और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे को तो समझ कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन को समराइज फॉर्म में रिजल्ट्स क्यों चाहिए होते हैं? एक बिजनेसमैन को समराइज फॉर्म में रिजल्ट्स इसलिए चाहिए होते हैं ताकि उस पर वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके। अब उसको अगर वो समराइज फॉर्म में नहीं मिलेगा, अगर वो पूरी की पूरी बुक पढ़ के डिसीजन लेने लग गया तो फिर तो भैया बिजनेस चल गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, समराइज फॉर्म में बनाया जाता है कि टोटल मेरे को 50 बंदों से पैसे लेने हैं और 50 बंदों से टोटल मिला के 1 लाख रुपया लेना है। तो इन द फॉर्म ऑफ समराइज फॉर्म हमेशा बिजनेसमैन को प्रेजेंट किया जाता है। और उस समराइज फॉर्म को आप किस तरीके से कर सकते हो? जब आप अकाउंट्स प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करोगे, ठीक है। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब इन टर्म्स ऑफ, जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर आप उसको समराइज करके चलेंगे, यानी कि प्रॉपर 50 बंदों से टोटल इतना पैसा लेना है, ठीक है। ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट की हम डेफिनेशन इनकी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। विच आर एन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जैसा कि हमने अभी समराइजिंग के अंदर डिस्कस किया कि हम बिजनेसमैन को समराइज फॉर्म में क्यों देते हैं, ताकि वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके कि मेरे को इस आइटम को बेचने से इतना फ़ायदा हो रहा है तो मुझे ये आइटम ज़्यादा बेचनी चाहिए, ठीक है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके इसलिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी कि समराइज फॉर्म में जब आप एक बिजनेसमैन को वो चीज़ प्रिपेयर करके दोगे तो वो उसको इंटरप्रेट करके उसको ऊपर डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकेगा, ठीक है। अभी हम क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी डिस्कस करते हैं। एंड देन कम्युनिकेटिंग यानी कि जो को भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि वो उसके ऊपर टैक्स लगा सके। तो वो कम्युनिकेशन देने के लिए भी अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंट रोल आता है। तो ये सारे हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार हम बुक से गो थ्रू कर लेते हैं सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत, अब मेरे ख्याल से फार बेटर डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई होगी आपको अभी डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन दोबारा गो थ्रू करते हैं, फिर हम करेक्टरिस्टिक्स बुक से गो थ्रू करते हैं। सो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpret the results thereof. interpret के साथ यहाँ पे communicate भी आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करके चलें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। आर्ट का मतलब क्या होता है? अटेनिंग सम प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से हमारा प्री डिटर्मिंग ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग बनाने का? ताकि हम अपना नेट प्रॉफिट और लॉस जान सकें, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें बिजनेस की, ठीक है। इट इज़ अ साइंस। साइंस में जिस तरीके से साइंस इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, an organized body of knowledge which is based on certain specified principles is called science, ठीक है।
तो ये भी एक अकाउंटिंग भी एक तरीके की साइंस है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो आपके फ्यूचर हायर स्टडीज़ पे अगर आप जाएंगे तो फिर उस केस के अंदर वो आपके आएंगे आगे। ठीक है। Recording of financial transactions only those transactions are recorded which are of financial character यानी कि बहुत सारी बिजनेस में ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मेज़र नहीं की जाती इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि कोरोना वायरस का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट, जो कि हमें लॉसेज हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर, रिज़ाइन कर दिया मैनेजर ने, स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉयज़ ने, काम पे नहीं आए, कॉम्पिटिटर आ गया बिजनेस में नया, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा बिजनेस को लॉस तो हुआ, लेकिन हम इसे अकाउंटिंग में मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फाइनेंशियल टर्म्स में हम इसे मेज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हमने डिस्कस किया, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर बिजनेसमैन परचेज कर रहा है 200 चेयर 10 टेबल, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हमें नहीं पता तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन पोजेस करता है 50,000 रुपये कैश, लैंड मेजरिंग 2000 मीटर्स, 5 ट्रक्स, 5 मशीन्स, 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, 200 चेयर 10 टेबल, तो ये क्या हम मनी की टर्म्स में बोल रहे हैं? जी नहीं, हम इसको मनी की टर्म्स में नहीं बोल रहे। तो क्या हम इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? जी नहीं, हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बट अगर हम इसी तरीके को, इस सारी ट्रांजेक्शन को इस तरीके से बोलते हैं कि हमारे पास कैश था 50,000 रुपीज़, लैंड है हमारा 2 करोड़ रुपए का, ट्रक्स हैं हमारे पास 50 लाख रुपए के, मशीनरी है 20 लाख रुपए की, गुड्स 5 लाख रुपए के, चेयर्स 50,000 रुपीज़ की एंड टेबल्स हैं 25,000 रुपीज़ की। तो ये सारा हमारा क्या हुआ? ये सारा हमारा हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम इस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। ये सारा आपका जस्ट है बेसिकली, जो हमारा फ्यूचर चैप्टर्स आने वाले हैं उनका सबका जस्ट है। तो हम जैसे जैसे चैप्टर डिस्कस करेंगे हम उस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करके चलें तो अगला आ गया हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि हर चीज़ को सेपरेट क्लासीफाई करके रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी धीरे धीरे आप जिस तरीके से अकाउंट्स में अभी आप अकाउंट्स बनाने सीखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा। बट अगर मैं अभी बेसिक लेवल पे बात करूँ तो क्लासिफिकेशन के लिए ट्रांजेक्शन्स को आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले जर्नल बनाए जाते हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से अकाउंट्स, अकाउंट्स से ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रायल बैलेंस से P&L एंड बैलेंस शीट। तो क्लासिफिकेशन उस तरीके से होता है, अकाउंट्स में कौन से अकाउंट में किस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है। कैश की ट्रांजेक्शन्स को कैश अकाउंट हम सेपरेट बनाएंगे, उसके अंदर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। बैंक वालों को बैंक के अंदर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे खर्चे हैं हम उसे अलग क्लासीफाई करेंगे, इनकम को अलग क्लासीफाई करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ को एक अलग खाता बनाया जाता है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक बनाई जाती है, ऐसे ही हर एक एक्सपेंस को एक अलग खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हम कल को उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने किसके ऊपर कितना खर्चा किया। समराइजिंग की अगर हम बात करके चलें तो समराइज़ हमने पहले ही बोला था कि एक बिजनेसमैन को क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसको समराइज रिजल्ट चाहिए। वो वेट नहीं कर सकता कि वो एक एक चीज़ की ट्रांजेक्शन के एक एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर गो थ्रू करे। तो समराइज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है। ये हम आगे आगे जिस तरीके से स्टेप आगे आगे सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। अभी के लिए बेसिक अगर मैं बात करूँ तो समराइज रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, समरी को, उस ट्रांजेक्शन को समरी के फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को तो उसे हम अपनी बैलेंस शीट कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को। और जो हमने इनकम और खर्चे किए ड्यूरिंग द ईयर उसकी समरी की फॉर्म को हम अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस है अकाउंटिंग साइकिल का, जितना हमने डिस्कस किया। सबसे पहला स्टेप ओब्वियसली क्या होने वाला है, ट्रांजैक्शन या इवेंट ओकर होगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम डेफिनेशंस कवर कर लेंगे अपनी, उसके बाद हम इसको डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, जर्नल के अंदर हम सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं लेजर के अंदर, लेजर से उसकी समरी बनाते हैं,
ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर आप इस साइकिल को समझ लेंगे तो आगे काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, बट क्योंकि अभी हमें ये सब नहीं पता कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है, तो इसको हम एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे जब हम इन चैप्टर्स के ऊपर दोबारा आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा समराइजिंग द रिजल्ट्स के बारे में। उसके बाद अगर दिस अबव स्टेप्स जो था हमारा अकाउंटिंग साइकिल का था पूरा का पूरा, किस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल चलता है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, जो भी आपने बैलेंस शीट या P&L बनाया उसको एक बिजनेसमैन देखता है, समझता है कि क्या उसको करना चाहिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो स्टेप्स लेता है उसके लिए, एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो आज की क्लास में हम बेसिक मीनिंग से ही समझेंगे, बेसिक मीनिंग समझ लिया है हमने। उसके बाद बाकी जो आगे का टॉपिक है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस ओबियसली जब आपकी शुरू हो जाएंगी तो होपफुली आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी, बट इन बिटवीन जब तक आपको फेस टू फेस क्लासेस शुरू नहीं होती हैं तब तक के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज देना काम हमारा है। सो वी विल मोस्ट डेफिनेटली गिव आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। बाय बाय।